चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर श्वेता रंजन जुड़ चुके हैं। मैम, सबसे पहला तो मेरा सवाल यही है कि क्या ये आत्महत्या कही जाएगी या फिर हत्या? देखिए, वैसे तो ये आत्महत्या का मामला है, लेकिन चूंकि इसके लिए उकसाया गया है, इसलिए इसे हत्या से जोड़कर देखा जा सकता है। लेकिन हम ऐसी बात कहने वाले, देश न्यूज ऐसी बात नहीं कह सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक कानूनी प्रक्रिया होती है, जिसके बाद ही ये निर्णय होता है कि दरअसल आरोपी कौन है। अब ये तमाम बातें जो हमारे सामने है, अभी तक अगर हम सरसरी तौर पर देखें तो चूंकि मामला आत्महत्या के लिए उकसाने का है, इसलिए इसे हम हत्या कह सकते हैं। लेकिन हाँ, जिस तरह की बातें अतुल सुभाष ने लिखी हैं और अपने सुसाइड नोट में लिखी हैं, या फिर अपने जो उन्होंने एक वीडियो बनाया, 1 घंटे से अधिक का वीडियो, यानी आप अगर ड्यूरेशन देखें तो आप समझ सकते हैं कि कितनी पीड़ा रही होगी मन में, क्योंकि इतना लंबा एक वीडियो बनाकर पूरा बयान जारी करना और उसके बाद एक तख्ती पर ये लिखना कि न्याय बाकी है, ये कहीं ना कहीं हमारी एक जो कानूनी प्रक्रिया है, जो एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उस पर भी सवाल खड़े कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको सुना शगुन की, आप भी कह रही थी कि ये मामला जो है 498A के तहत का जो मामला है, ये एक बड़ा मामला बन चुका है इस सुसाइड के बाद का। जी बिल्कुल मैम, लेकिन फिलहाल जो सुसाइड नोट सामने आया है, 90 मिनट का सबसे पहले वो वीडियो बनाते हैं, फिर सुसाइड नोट लिखते हैं। उसमें कई बातें ऐसी कही जाती हैं जिसको सुनकर किसी का भी दिल पसीज जाए। वो कहते हैं कि मेरे ऊपर सेटलमेंट का यहाँ पर दबाव बनाया गया, मेरी पत्नी ने मुझे ये तक कह दिया कि तुम सुसाइड क्यों नहीं कर लेते हो। जी, जो आरोप उन्होंने लगाया है, मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति जो आत्महत्या करने जा रहा हो, इतना बड़ा कदम उठाने जा रहा हो, अपनी जिंदगी खत्म करने जा रहा हो, उसके लिए आखिरी वक्त पर वो जो लिख रहा होगा, उसमें कहीं ना कहीं बहुत पीड़ा जरूर रही होगी। क्योंकि हम सबको जो हम वीडियोस देख रहे हैं, जो वायरल हो रहा है, या जो हम उनके द्वारा लिखी गई जो 24 पन्नों की आत्महत्या से पहले की नोट है, वो देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा दिल तो जाहिर सी बात है किसी की भी मौत से पसीज जाता है। लेकिन ये पूरा मामला जो है ना शगुन, ये इशारा कर रहा है कि अब वक्त आ गया है कि हम अपने जो एक प्रावधान है 498A का, उसको कहीं ना कहीं उसका आकलन करें, उसको सुधारें। क्योंकि दरअसल ये 498A जो है दहेज के खिलाफ या महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए बनाया गया था। लेकिन पुरुषों के मामले अगर हम देखें तो साल में 1 लाख से अधिक पुरुष सुसाइड करते हैं, अपनी जिंदगी खत्म करते हैं। तो ये एक बेहद संवेदनशील मामला हो चला है, क्योंकि अब तक हम जो देखते थे कि महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन इस मामले ने ये टॉपिक को उजागर कर दिया है कि कहीं ना कहीं पुरुष भी प्रताड़ित हो रहे हैं, इस प्रावधान का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो इस पर एक बहस छेड़ने की जरूरत है शगुन। जी बिल्कुल मैम, और इसके बाद से कई पिछले मामले भी सामने आ रहे हैं। 2021 का भी एक मामला सामने आ रहा है जिसमें एक पति ने अपनी पत्नी के ऊपर इस तरह के आरोप लगाए थे, लेकिन हुआ यही था कि उसके अंदर भ्रष्टाचार का मामला उठ चुका था, जैसा इस केस में भी सामने आ रहा है। अतुल सुभाष ने ये बात का भी जिक्र किया कि जो सेटलमेंट का दबाव था वो जज की तरफ से भी सामने आ रहा था, रिश्वतखोरी का भी इसमें मामला सामने आया, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। जी, आपका सवाल फिर से बोल सकती हैं शगुन, सवाल क्या है जो आपने, आप शायद कह रही हैं कि जस्टिस सिस्टम, इसमें जो जज हैं उनसे भी ये कहा जा रहा है कि उन पर भी आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने रिश्वत, भगत उनकी भी इसमें सामने आ रही है। इस तरह के मामले होते हैं, लेकिन इसमें सच्चाई कितनी है ये तो छानबीन जांच के बाद ही पता चलेगा। हम सवाल उठाने वाले कोई नहीं होते, एक प्रॉपर न्याय प्रक्रिया है। मुझे लगता है कि जो परिवार है, अतुल के परिवार ने, अतुल के भाई ने इस FIR दर्ज करा दिया है। अतुल सुभाष की पत्नी, सास, चचेरे ससुर और परिवार के और तमाम लोग हैं जिन पर तो FIR दर्ज हो गई है। अब ये पुलिस की छानबीन के बाद ही ये मामला सामने आएगा। लेकिन बिल्कुल मैम, लेकिन जो पूरा मुद्दा है वो बेहद संवेदनशील है, क्योंकि इसके बाद से कई रिपोर्ट्स भी सामने आई है। कुछ रिपोर्ट्स के अंदर ये भी दावा किया जा रहा है कि जितने 95% ये मामले सामने आते हैं उसमें से केवल 10% मामलों के अंदर सजा भी दी जाती है और बाकी मामलों को यूं ही छोड़ दिया जाता है, उसमें न्याय नहीं होती है। और खुद अतुल सुभाष ने वीडियो शूट करते वक्त अपने एक टी-शर्ट भी पहनी हुई थी जिसमें जस्टिस इज ड्यू का लोगो लगा हुआ था। जी, मैं आपसे बार बार शगुन यही कह रही हूँ कि जो जस्टिस इज ड्यू, एक तख्ती भी मिली, टी-शर्ट भी मिला, तमाम अलग अलग तरह की रिपोर्ट में अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। लेकिन अगर इन सारी बातों का हम निचोड़ देखें तो निचोड़ यही है कि इस
टॉपिक पर हम एक बहस छेड़ें, क्योंकि ये मामले सिर्फ आज नहीं है। अतुल का मामला सिर्फ अकेला अतुल का मामला नहीं है। इस तरह के रोजाना मामले सामने आते हैं जहां हो सकता है कि कोई रंजिश के तहत भी इस तरह के मामले दर्ज होते हो, लेकिन अमूमन ये जो पुरुषों को प्रताड़ित करने के मामले हैं उसमें कहीं ना कहीं कई मामलों में सच्चाई भी होती है। तो जो एक इस तरह की आड़ में कि पत्नी को सुरक्षा देना, दहेज प्रताड़ना को रोकना, इस तरह की आड़ में क्या पुरुष कहीं ना कहीं दुरुपयोग हो रहा है इस प्रावधान का और उनको पीड़ा पहुंच रही है, तो इसको एक न्याय प्रक्रिया के तहत ही इसकी जांच की जा सकती है और इस पर बदलाव किए जा सकते हैं। 498A में बदलाव की जरूरत है। मुझे लगता है कि तमाम जजेस या जो लोग जस्टिस सिस्टम से जुड़े हैं उनको शामिल करके, कुछ पुलिस या महकमे से भी लोगों को शामिल करके इस पर बहस छेड़कर इसमें बदलाव किए जा सकते हैं। लेकिन हाँ, जो आप बात कह रही थी, अभी पीछे भी एक 10 दिसंबर का ही मामला है जिसमें जस्टिस बीवी नागरत्न और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने भी ये कहा है कि 498 जो है ये घरेलू प्रताड़ना पत्नी और उसके परिजनों के लिए हिसाब बराबर करने का एक हथियार बन चुका है। क्या अब इसे एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, ये सोचने की जरूरत है। जी बिल्कुल मैम, लेकिन इस केस में एक और रुख सामने आ रहा है जिसमें जो अतुल सुभाष की पत्नी है वो अपने पिता के मौत का जो जिम्मेदारी है वो भी उनके ऊपर डाल रही है कि उनकी वजह से ही उनकी मौत हुई है। हालांकि जो फिलहाल एंगल इसमें सामने आ रहा था वो ये कि उनकी पत्नी के जो पिता थे वो पहले ही एक्सपायर हो चुके थे शादी से पहले, लेकिन अब आरोप वो भी डाल दिया गया है उनके ऊपर। जी, ये जो मामला है इसमें ये कहा जा रहा है कि चूंकि ये पैसे मांग रहे थे, दहेज मांग रहे थे, 10 लाख रुपए मांग रहे थे अपनी पत्नी के घर वालों से। 16 अगस्त 2019 को सास ससुर ने के घर जाकर, उन्होंने जौनपुर जाकर 10 लाख रुपए मांगे थे। तो उसके बाद से 17 अगस्त 2019 को निकिता के पिता की मौत हो गई। तो ये खुलासा तो जांच के बाद ही हो सकता है शगुन, लेकिन देखिए, जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो जिस पर आरोप लगता है, जो संदिग्ध होता है, वो तरह तरह की सफाई पेश करने की कोशिश करेगा, जाहिर सी बात है। तो अब आरोपों की झड़ी, चूंकि अब अतुल नहीं है तो अतुल के ऊपर आरोपों की झड़ी लगाई जा सकती है, लेकिन ये एक दोनों पक्ष की बातें सुनकर ही इस पर कोई निर्णय लिया जा सकता है। जी बिल्कुल मैम, लेकिन सवाल तो सबसे बड़ा यही है ना, क्योंकि ऐसे मामले हर साल सामने आते हैं। 2021 के भी मैं उस मामले की बार बार यहाँ पर बात कर रही हूँ। 2020 में भी ऐसा ही मामला सामने आया था। न्याय तो नहीं मिल पाता है। हक और हुकूक की यहाँ पर बात हमेशा कही जाती है कि पुरुषों को भी वही अधिकार मिलने चाहिए जो उनके साथ यहाँ पर प्रताड़ना होती है, उनके ऊपर जो अत्याचार होता है उसके लिए भी यहाँ पर उनको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन ऐसे ही मामले हमारे सामने आते रहते हैं। जी, हम इस बात को समझ सकते हैं क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं जो हमारा देश है, हमारा समाज है, उसमें औरतों को कमजोर मानकर या उनको पुरुषों के बराबर दर्जे में लाने की कोशिश के लिए उनको कुछ अधिकार दिए गए, उनको ऐसे प्रावधान लाए गए ताकि उनको अधिकार मिल सके और कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ वो चल सके। लेकिन जब भी कोई समाज बदलाव की तरफ जाता है, बदलता है, तो इस तरह की समस्याएं सामने आती ही हैं। और समाज में हर महिला, मैं कहूँ, या हर पुरुष एक जैसा तो है नहीं। तो अगर कोई बिल्कुल इंसाफ की राह पर चल रहा है, न्याय, सत्य और निष्ठा की राह पर चल रहा है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह के सवाल के घेरे में खड़े होते हैं। तो ये मामला ऐसा ही है। और मुझे लगता है, अगर मैं आपको कहूं तो मैं करीबन 20 सालों से इस पर कई मैंने रिपोर्टिंग की है कि 498 का दुरुपयोग क्या वास्तव में हो रहा है, और इसके लिए एक प्रॉपर बॉडी है, एक संगठन भी है जो मर्दों को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ाई लड़ता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे केसेस होते हैं और इसको आसान नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि परिवार के लिए तो ये बेहद दुख की बात है। अगर हम अतुल के परिवार को देखें या कोई भी अतुल जिसने आत्महत्या की इन कारणों से, तो ये जस्टिस सिस्टम पर एक सवाल है। इसको हमें मुझे लगता है इसको सुधारने की जरूरत है, क्योंकि 20 साल से मैं भी इस पर कई बार रिपोर्टिंग कर चुकी हूँ इस मामले पर। और अगर ये सवाल उठते उठते अब 20 साल गुजर चुके हैं, तो अब वो वक्त मुझे लगता है आ चुका है, क्योंकि अतुल की स्टोरी जो है रुला देने वाली है। अतुल की स्टोरी ऐसी है
जो कोई भी उसका वीडियो देखे, कोई भी अगर उसके ट्रांसक्रिप्ट जो उन्होंने नोट डाला है वो पढ़े। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम भी एक नोट लिखा है जिसमें उन्होंने सेम सवाल उठाया है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमारे देश का है, उसको सुधारने की जरूरत है। जी बिल्कुल मैम, लेकिन एक ना केवल पति ने, बेटे ने, भाई ने यहाँ पर आत्महत्या की है, बल्कि एक पिता ने भी यहाँ पर आत्महत्या की है। और खुद जो भी उनके शब्द थे उनके सुसाइड नोट में लिखे हुए, या फिर जो उन्होंने 90 मिनट का वीडियो बनाया, जो जो उन्होंने कहा, वो खुद में शरीर में सिहरन पैदा कर देने वाला है। और यहाँ पर उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि मेरे को मेरे बेटे से मिलने नहीं दिया जा रहा था, उसकी मुझे शक्ल तक नहीं देखने दी। तो यहाँ पर इस पूरे सिनेरियो के अंदर एक पिता की बेबसी भी नजर आ रही है। जी बिल्कुल, ये किसी भी पिता के लिए बेहद दुख का विषय हो सकता है अगर उसको उसके बेटे से ना मिलने दिया जाए। जहां तक तमाम रिपोर्ट्स या अभी तक मैं जो पढ़ पा रही हूँ इस पूरे मामले को, उसमें ये है कि वो अपने बेटे के लिए 40,000 का खर्च भी दे रहे थे, लेकिन 2 लाख रुपए मांगे जा रहे थे। और जबकि निकिता खुद एक अर्निंग लेडी थी, वर्किंग लेडी थी, और उनकी सैलरी भी 75,000 से ज्यादा की थी, लेकिन वो पूरे परिवार का एक दबाव था अतुल के ऊपर कि उनकी मांग थी कि पहले बात 1 करोड़ से शुरू हुई सेटलमेंट अमाउंट, फिर बात जाकर पहुंची 3 करोड़ तक। इन्होंने न्याय प्रक्रिया को फॉलो करते हुए इन्होंने जाके कंप्लेन भी किया, लेकिन उनका जो आरोप है, जिसकी पुष्टि हम तो अभी नहीं कर सकते, लेकिन उनका आरोप है कि जो जज थी उन्होंने भी कहा कि वो पत्नी है, वो किसी भी तरह के आरोप लगा सकती है। और इसमें अच्छा यही रहेगा कि इस मामले को सेटल कर दिया जाए। तो इस तरह की तमाम रिपोर्ट सामने आ रही हैं। जी जी बिल्कुल मैम, लेकिन अगर मैं कुछ बड़ी हस्तियों का भी यहाँ पर जिक्र करूँ, इसी तरह के मामले पहले भी सामने आए, चाहे मोहम्मद शमी हो जो कि भारतीय क्रिकेटर है, या फिर शिखर धवन हो, उनके साथ भी कुछ इसी तरह का मामला सामने आया था। उन्होंने भी कहा था कि जो मेरी पत्नी है वो मुझ पे गलत तरह के इल्जाम लगा रही है, मुझे मेरे बच्चे से नहीं मिलने दिया जा रहा है। उस केस में भी कानून जो है वो काफी धीरे धीरे काम करता हुआ नजर आ रहा था। तो क्या इस मामले में भी वही देरी हमें देखने को मिलेगी और जो न्याय है वो धरा का धरा रह जाएगा? देखिए, जो हमारे देश में जो एक जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये हम कहते हैं कि कहीं भी अगर जस्टिस मिलने में देरी आ जाती है तो इसका मतलब कि उस व्यक्ति के साथ इंसाफ हुआ ही नहीं है। हम्म। क्योंकि कई बार कई कैदी ऐसे होते हैं जो जेल में रह जाते हैं, उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। कई स्टोरीज ऐसे हमने देखी हैं जिसमें 75 साल का व्यक्ति कई सालों से जेल में है, सजा काट के निकला है, लेकिन तब पता चलता है कि उसकी तो कोई गलती ही नहीं थी। तो जस्टिस हमारे देश में तो डिले होने की एक बहुत बड़ा कारण है, जिसके कारण टाइम पर न्याय नहीं मिल पा रहा। क्योंकि अगर आप देखें केसेस, नंबर ऑफ केसेस इतने ज्यादा हैं कि हमारे जो कोर्ट है वो ओवरबर्डन्ड है। मतलब उस तेज प्रक्रिया के साथ वो काम नहीं कर पा रहा है। तो ओवरबर्डन्ड कोर्ट या जजेस की संख्या जो है वो बैलेंस नहीं हो रही है। तो इस पर पूरा पूरा मंथन किया जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि अतुल के केस में भी यही हो जाए कि ये पूरा पूरा जो केस है बहुत डिले हो जाए, और जब डिले हो जाता है तो वास्तव में उसको हम इंसाफ नहीं मान सकते। जी बिल्कुल मैम, लेकिन अगर पूरी प्रक्रिया की अगर मैं यहाँ पे आपसे बात समझना चाहूँ कि सुसाइड नोट सामने आया, वीडियो भी है, सारे यहाँ पर प्रूफ है कि यहाँ पर उकसाया क्या था, आगे की यहाँ पर न्यायिक प्रक्रिया क्या होगी? उनके खिलाफ केस तो दर्ज कर लिया गया है, लेकिन आगे और को क्या कुछ हो सकता है? जी, इसका सिंपल सा जो स्टेप्स हैं वो यही हैं कि अब अतुल के परिवार ने जो खोना था वो तो खो दिया। एक अपना बेटा खोना किसी भी माँ बाप के लिए, अपना भाई खोना एक भाई के लिए बहुत ही कष्ट है, लेकिन उन्होंने एफआईआर दर्ज करा दिया है। निकिता के परिवार, अब पुलिस छानबीन करेगी, दोनों पक्षों को बैठाएगी, उस पर सुनवाई करेगी, और ये अदालत में अगर स्पीडी ट्रायल किया जाए तो इसकी सुनवाई जल्दी हो सकती है, ताकि अगर कहीं ना कहीं हम देखें, अगर जी निकिता के परिवार वालों की मान लिया कि अगर हम सोच के देखें कि कोई गलती ना हो, तो ऐसा ना हो कि उनके साथ भी अन्याय हो जाए। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि न्याय प्रक्रिया जो है वो जल्द से जल्द स्पीडी ट्रायल्स हो, ताकि मामला जल्दी से सुधर सके। जी बिल्कुल मैम, तो जौनपुर फैमिली कोर्ट की जो जज रीता कौशिक है, उन पर उनके ऊपर भी 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप गंभीर लगा हुआ है। क्या इन आरोपों की जांच के लिए किसी स्वतंत्र एजेंसी की नियुक्ति यहाँ पर की जा सकती है?
देखिए, अगर परिवारजनों को ये लगेगा कि जो पुलिसिया सिस्टम है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है या कहीं ना कहीं बायस्ड है, जैसे कि पहले अतुल के वीडियो में भी बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं कि जो सिस्टम, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो बायस्ड है, तो अगर कहीं लगेगा कि सिस्टम पूरा बायस्ड है तो वो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन की मांग कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ पर सिस्टम पर तो इल्जाम पहले भी लगते हुए नजर आए थे और खुद अतुल ने भी यहाँ पर इल्जाम लगाए हैं, लेकिन क्या कंपनी और जो स्थानीय प्रशासन है वो अतुल को मानसिक स्वास्थ्य समर्थन प्रदान करने का प्रयास किया गया होगा कभी? क्योंकि वो मानसिक रूप से कह रहे थे कि मैं काफी समय से ठीक नहीं था, बार बार मेरे मन में ख्याल आ रहा था सुसाइड करने का। तो ऐसी परिस्थितियों में कर्मचारियों के लिए सहायता प्रणाली को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं कंपनीज के द्वारा या फिर जो प्रशासन है उनके द्वारा? शगुन, ये बहुत ही उम्दा सवाल है, क्योंकि आज के डेट में अगर हम देखें तो तमाम ऐसे कर्मचारी हैं जो बहुत स्ट्रेस लेवल से गुजर रहे हैं। हर किसी के ऊपर एक प्रेशर है, हर किसी के ऊपर एक तलवार लटक रही होती है। तो कई कंपनियां हैं, जब बड़ी बड़ी कंपनियां जो ये कोशिश करती हैं कि अभी पीछे हमने एक कंपनी के बारे में सुना जिन्होंने पूरा एक सर्वे कराया अपनी कंपनी में कि क्या आप स्ट्रेस में हैं, क्या आप खुश हैं सिस्टम से, और जिन लोगों ने कहा कि नहीं हम खुश नहीं है, उनको निकाल दिया गया कंपनी से। तो ये इस पर सवाल उठे, सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर लिखा कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। अगर एक फेयर बात कोई लिख रहा है तो कंपनी को खुद का आकलन करना चाहिए, और चूंकि कोई भी कर्मचारी किसी भी कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो कंपनी को जरूरी है कि एक पूरा सिस्टम हो कंपनी में, कि लोगों को टाइम टू टाइम एक ब्रेक मिल सके, मेडिटेशन के माध्यम से, या तमाम ऐसे माध्यम है जिससे उनको मेंटल सपोर्ट दिया जा सके। जी बिल्कुल मैम। तो फिलहाल जो 24 पन्नों का सुसाइड नोट है और जो वीडियो है वो जांच और सबूत के तौर पर इस्तेमाल तो किए ही जाएंगे, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा? क्या आरोपियों के खिलाफ ये जो जितने भी सबूत है वो पर्याप्त होंगे? जी, सबूत पर्याप्त हो या नहीं हो, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सबूत है पुलिस के पास कि वीडियो है हम्म। अतुल का। अतुल की लिखी हुई एक सुसाइड नोट है जो अपने आप में एक कहानी बयां कर रही है। तो ये दो बड़े सबूत तो पुलिस के हाथ में फिलहाल है ही। अब पुलिस जो है वो परिवार और आसपास के लोग, कंपनियां, इनसे पूछताछ कर सकती है। जहां अतुल काम करते थे, क्या अतुल प्रेशर में थे? क्योंकि अतुल को छुट्टी जो थी साल में सिर्फ 23 छुट्टी थी, वो 40 बार जौनपुर जा चुके थे। चूंकि एफआईआर कहीं और किसी और शहर में दर्ज हुआ है, वो बेंगलुरु में काम करते थे, तो उनको बार बार छुट्टी लेकर जाना, ये सारी छानबीन जब होगी तो ये बातें जो अतुल ने आरोप लगाए हैं, वो सारी बातों का जो सच है वो सामने आ सकता है। जी बिल्कुल मैम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इसके ऊपर चर्चा करने के लिए और जानकारियां साझा करने के लिए। फिलहाल सवाल तो यही है कि क्या अतुल को इंसाफ मिल पाएगा, जिस इंसाफ की बात यहाँ पर अतुल करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ इस पूरे खास बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।